बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके लिए याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तफसील की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहां जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तमाम कवानीन, इक़दार और तमाम अखलाकियात एक साइड पर रखकर एक ऐसा फ़ैसला दिया जो हम आपको पहले ही बता चुके थे। बेंच की फॉर्मेशन के बाद हमने आपको बताया था कि ये क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, लेकिन इस सारी समात के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग काम हुए, इंटरेस्टिंग बातें हुई, इंटरेस्टिंग डायरेक्शंस ली गई और उन सब से आपको आगाह करते हैं। बहरहाल फ़ैसला ये किया है काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कि जो जस्टिस शहजाद मलिक, जी हाँ, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो 7 या 8 जजेस लगाए थे, उनको काम करने से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रोक दिया है। वो ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि दोबारा से सारा काम नए सिरे से करें। मतलब कि नई आई हुई जो चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं, अब उनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से ट्रिब्यूनल्स दोबारा बनवा ले। तो बहुत ही ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा काम किया है काजी साहब ने। लेकिन आज के पहले आपको जो अहवाल है वो बता दें कि आज जब अदालत में इसकी समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही एक वर्कर और तगड़े वकील हैं न्याजुल्लाह न्याजी। उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी ने खड़े होकर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कहा कि हमें आप पर एतराज़ है, आपके ख़िलाफ़ इसी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और बड़े बेंच का फ़ैसला है, कोई एक या दो मेंबर बेंच का फ़ैसला नहीं, बड़े बेंच का फ़ैसला है। काफ़ी सारे जजेस उसमें थे। इसी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में फ़ैसला हुआ है, जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे उस वक्त, कि आप कोई भी केस जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है वो मत सुने। उसकी वजह आपकी और आपकी बेगम के वो बयानात हैं जो वाज़े तौर पर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए हुए हैं और आप इस केस से अलग हो जाएं। हम नहीं चाहते कि आप हमारा केस सुने। अब अमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि जब किसी भी जज के ऊपर एतराज़ किया जाता है, और स्पेशली ऐसे केसेस में जो सियासी नेचर का केस हो, और दूसरी बात जब आपको ये भी पता हो कि आपके ख़िलाफ़ उसी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि आप केस नहीं सुन सकते, तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए। पहले तो बेंच में बैठें, फिर भी आप पे एतराज़ हो जाए और साथ आपको रीज़न्स भी बताए जाएं, तो आपको तो किसी सूरत उसके बाद पूरी दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलती होगी कि कोई बैठे, सवाए पाकिस्तान के काजी फ़ायज़ ईसा और तारिक मसूद जो अब रिटायर्ड हो गए, उन्होंने भी यही काम किया था इससे पहले। लेकिन बहरहाल काजी साहब को जब एतराज़ किया गया, तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं था कि वो ना बैठें। काजी साहब के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस में ना बैठें। लेकिन बहरहाल जब न्याजुल्लाह न्याजी ने ये कहा, तो बजाय इसके कि काजी साहब बेंच से अपने आप को अलग करते, वो तो कपड़े उतार के न्याजुल्लाह न्याजी के पीछे पड़ गए। मतलब कि बस बेंच से उतर के मुक्के मारने की देर रह गई थी, मीन धींगा मुश्ती और लड़ाई की कसर रह गई थी जो काजी साहब ने नहीं की। बाकी उन्होंने तकरीबन हर तरह की बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आपको सुनते ही नहीं। इमरान खान पिछली दफ़ा यहाँ पेश हुए, उन्होंने एतराज़ नहीं किया। भाई जेल से बैठ के वो आप पे क्या एतराज़ करें? वो जब उससे पहले 100 दफ़ा आप पे एतराज़ कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आपके ख़िलाफ़ कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, हमारी जमात ऑफिशली ये इशू कर चुकी है स्टेटमेंट कि आप हमारे केसेस ना सुने, तो और आप पर एतराज़ कैसे करें? मतलब क्या कोई तरीका हो, कोई एतराज़, कोई हार है फूलों का जो आपके गले में पहनाएं तो आपको पता लगे कि जनाब ये एतराज़ आप पर किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं उठता और मैं तो बैठूंगा, मैं तो सुनूंगा, मैं तो नहीं अलग हूँगा और आपको नहीं सुनेंगे। अब उन्होंने उल्टा न्याजुल्लाह न्याजी को कहा कि अब हम आपको नहीं सुने, आप जाकर बैठ जाएं और मैं फ़ैसला करूंगा कि आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है कि नहीं। चेक कीजिए ज़रा कि जजेस जो हैं धमकी लगा रहे हैं बेंच पर बैठे हुए कि आपके ख़िलाफ़ अब हम पाकिस्तान बार कौंसिल को ख़त लिखेंगे कि आपका लाइसेंस ही जो है वो सस्पेंड कर दें, आपने मेरे ऊपर एतराज़ क्यों किया। यहाँ से काम शुरू हुआ। बहरहाल फिर काजी साहब ने सुनना शुरू किया। अब जब बेंच ने सवालात पूछने शुरू किए, मुद्दा ये था कि जस्टिस शहजाद मलिक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाम मांगे।
जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने वो नाम दे दिए। अब जब नाम दिए उन्होंने तो उन्होंने ईमानदार जजों के दिए, जो एक्सपेक्ट कर रहा था इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे वाले जजेस के देंगे वो उन्होंने नहीं दिए। ज़ाहिर है शहजाद मलिक साहब को पैगाम भेजा गया होगा, कुछ किया गया होगा कि फ़लाँ जजेस के नाम दें, उन्होंने नहीं दिए। अब वो जो जजेस थे वो सारे काम करने वाले जजेस थे, मीन जिन्होंने ईमानदारी से इलेक्शन की सारी जो धांधली थी उसको बेनकाब करना था, वो जिसने भी धांधली की हो भले। अब उसके फ़ौरन बाद हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हमने इन जजेस को ट्रिब्यूनल में नहीं लगाना। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने केपी से नाम मांगे, इसी तरीके से बलूचिस्तान से मांगे, इसी तरीके से सिंध से मांगे, और उन तमाम तीनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने नाम भेजे और उन्होंने अपॉइंट कर दिए। सिर्फ पंजाब के भेजे हुए नामों पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया, क्योंकि वहाँ बाजी मरियम और फॉर्म 47 और सब कुछ आपको पता ही है। जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि क्या आपने किसी और चीफ जस्टिस से पैनल मांगा है। इन्होंने फिर चीफ जस्टिस को कहा कि हमें पैनल भेज दें। उन्होंने पूछा आपने किसी और चीफ जस्टिस से पैनल मांगा है। पैनल का मतलब कि जजों की लिस्ट भेज दें, हम अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने किसी और से पैनल मांगा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था। खैर फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन्स हुई। पटिशन्स के अंदर जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला दिया कि फौरी तौर पर इन ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट किया जाए। फिर उनके फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को मजबूरन उन्हीं 8 जजेस को या 7 जजेस को ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंट करना पड़ा। उन्होंने जैसे ही काम शुरू किया, जस्टिस अनवार और दूसरे जजेस ने, आपको पता है, उन्होंने मरियम से और सबसे कहा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाए। अब इन हालात के अंदर फॉर्म 45 अगर आ जाएंगे तो वो तो मरियम साहब उसी दिन चीफ मिनिस्ट्री से फारिग हो जाएंगी। और अब इनको नज़र आ रहा था कि मामला इस तरफ चल पड़ा है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाल दी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत शुरू हुई तो नियाजुल्लाह नियाजी साहब वाला वाक़या तो आपको बता दिया। काजी साहब ने कहा नहीं मैं तो बैठा हूँ, मैंने तो सुनना है। लेकिन उसके बाद जो तमाम समाअत हुई उसमें जो रिमार्क्स दिए गए वो सारे के सारे जजेस के तमाम रिमार्क्स, तमाम जो बातें थीं वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ थीं। इवन काजी साहब की बातें भी कोई ख़ास इलेक्शन कमीशन के हक़ में नहीं थी। इलेक्शन कमीशन से जब जस्टिस अब्बासी जो अभी अभी सिंध हाई कोर्ट से आए हैं और इससे पहले वो वहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ही नाम भेजे थे सिंध की तरफ से, उन्होंने पूछा कि आपने क्या किसी दूसरे सूबे के साथ ऐसा किया है? जवाब कोई नहीं था। आपने पंजाब के साथ ही ऐसा क्यों किया है? जवाब कोई नहीं था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आप चाहते हैं कि आप बताएं कि कौन सा जज लगना है और कौन सा नहीं, कि आप ये बता सकते हैं? जवाब नहीं था। आपने अगर लिस्ट ही लेनी थी तो वेबसाइट से ले लेते। आपने चीफ जस्टिस से क्यों मांगी अगर आपने जज अपनी मर्ज़ी के लगाने हैं? जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा कि आप अगर मुल्तान में ट्रिब्यूनल में जज लगाना चाहते तो क्या चीफ जस्टिस साहब को बेहतर पता होगा या आपको कि कौन सा जज मौजूद है, कौन मुल्तान जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, या आपको? जवाब नहीं था। मतलब कि इलेक्शन कमीशन के पास आज कोई जवाब किसी बात का नहीं था। और जब समाअत चल रही थी तो वाज़े तौर पर यही लग रहा था कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि पूरा बेंच जो सवाल कर रहा था एक बात का भी जवाब नहीं था। और बीच में तो बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी कि हम आपका ये जो फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। फिर काजी साहब के मुंह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला निकला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप ऐसा करें ना कि आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर मिल लें और उनसे मिल के तो आप नए सिरे से ये फैसला कर लें जो मसला बना हुआ है। अब क्या मसला है? जी हाँ, ये था वो जुमला। अब क्या मसला है? अब क्या मसला का मतलब है कि अब तो जस्टिस शहजाद मलिक नहीं है, अब तो जस्टिस आलिया नीलम साहब आए, तो अब क्या मसला है? उन्होंने कहा तो ये बिल्ली थैले से बाहर आई। इस चीज़ ने सब कुछ ही अयां कर दिया कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। बेंच बना था तो हमने इसका फैसला आपको बता दिया था। ये जो अब क्या मसला है ये सब कुछ बता रहा था कि जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच पर बैठ के कह रहे हैं कि अब तो जस्टिस शहजाद मलिक चले गए हैं, अब क्या मसला है? अब जाके जस्टिस आलिया नीलम साहबा से बात करके नए सिरे से जजेस लगा लें। बहरहाल जब केस क्लोज हुआ तो जनाबे वाला उसमें से यही निकला कि काजी साहब ने एक तो अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया, और आज जो है उन्होंने वो फैसला जो था पहले जस्टिस शहजाद मलिक का, मीन उनकी तौहीन की जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उनके फैसले की तौहीन की, फिर जस्टिस शाहिद के फैसले की तौहीन की, क्योंकि कोई कानूनी वजह नहीं थी। अदालतें, ऊपर वाली अदालतें फैसले रद्द करती लेकिन कानूनी वजह देती, यहाँ कोई कानूनी वजह नहीं थी। यहाँ खालिस्तान इन्होंने नज़रिया ज़रूरत पर फैसला दिया और खालिस्तान इलेक्शन कमीशन को और धांधली को प्रोटेक्ट किया। और पंजाब की हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, उसका ये फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और अब वो ट्रिब्यूनल मुअत्तल हो गए जो इंसाफ देने की कोशिश कर रहे थे।
और अब नए सिरे से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा से जाकर राब्ता करें और फिर नए सिरे से जजेस को, मतलब सब कुछ ज़ीरो पर भेज दिया। अब क्या होगा? अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा से पहले ही 2 जजेस नाराज़ हैं। ज़ाहिर है जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजफ़ी जो सीनियर थे और उन्हें जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, तो वो तो पहले ही नाराज़ होंगे। उसके बाद जो बाकी रह गए हैं जजेस, उनमें से 8 जजेस इस टाइम ट्रिब्यूनल्स में हैं। अब अगर आलिया नीलम साहबा उनको बदलती हैं तो वो भी ज़ाहिर है दिल से खुश तो नहीं होंगे कि उनके ऊपर एतमाद नहीं किया गया। तो अब जस्टिस आलिया नीलम साहबा का भी इम्तहान है कि वो जजेस ने क्या कसूर किया है। मतलब जजेस को तो आप बदलते हैं जब उनके ऊपर कोई एतराज़ हो और वजह हो, मीन उनका कोई कसूर हो, उन्होंने कुछ गलत किया हो। यहाँ तो जजेस पर एतराज़ ये है कि उन्होंने ईमानदारी से काम करना है, तो ईमानदारी उनका कसूर है। तो अब देखते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा इसमें क्या करती हैं। लेकिन जो भी करें ये काम डिले होगा, यही वो चाहते थे। अब वो यही जजेस लगा दें भले 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या जो भी, बल काजी साहब जो अचीव करना चाहते थे आज उन्होंने अचीव किया। और याद कीजिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जब हुकूमत ने पहले जस्टिस मंसूर अली शाह पे कहा कि आप पर हमें कोई इतराज़ नहीं, उन्होंने पूछा कि मेरे पर एतराज़ तो नहीं है, ये जस्टिस साहब ने खुद पूछा कि मेरे पर किसी को एतराज़ तो नहीं है, तो हुकूमत ने कहा कि नहीं आप पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अगली पेशी पर हुकूमत ने कहा कि आप पर हमें एतराज़ है, आप फ़लाँ के अजीज़ हैं, हालांकि उन्होंने पहले ये सवाल पूछ लिया था। उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक शरीफ आदमी की तरह, एक अच्छे जज की तरह, एक महज़ब कानूनदान और जज की तरह उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, चुप करके खामोशी से उठ के चले गए। यही पूरी दुनिया में जजेस करते हैं। लेकिन आज काजी साहब जो हैं वो तो न्याजुल्लाह न्याजी के गले पड़ गए कि आपने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा है। लेकिन भारत, अब मैंने जैसे आपको कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में इसे अगला तज्ज़िया आपको देता हूँ। ये बात तो हो गई कि पाकिस्तान की तारीख़ में होता क्या है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम ही नहीं करते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो 3-3 साल लगा देते हैं फैसले करने में, हालांकि उन्होंने बहुत जल्द फैसला करना होता है। 2-3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना होता है। वो 3-3 साल लटकाते रहते हैं और 5 साल की टर्म होती है एमएनए की पूरी। 3 साल इलेक्शन ट्रिब्यूनल निकाल देते हैं, उसके ऊपर जाकर एक पार्टी जो है वो हाई कोर्ट से स्टे ले लेती है और अगला साल 1.5 साल हाई कोर्ट निकलवा देती है और फिर एक पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेती है और अगले कई साल, जी हाँ 1-2 साल नहीं, अगले कई साल सुप्रीम कोर्ट निकलवा देती है और फिर केस वहाँ ख़त्म हो जाता है, फैसला ही नहीं होता क्योंकि नीचे टर्म ख़त्म हो जाती है। नीचे एमएनए 5 साल पूरे कर जाता है या एमपीए 5 साल पूरे कर जाता है। ये तरीका वारदात है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चौधरी साहब जो हैं हमारे, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब करते ये हैं कि उन्होंने क्योंकि कंट्रोल करना होता है सियासतदानों को, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स में उनके केस फंसा के रखे जाते हैं। जो थोड़ी सी हैंकी फैंकी करता है उसका टेंटवा वहीं दबा लिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर ट्रिब्यूनल्स को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए। पहली दफ़ा हुआ था कि ट्रिब्यूनल्स अपनी स्पीड पर काम कर रहे थे, वो गिवन टाइम के अंदर फैसला करना चाहते थे, तो उनको लगा ये तो हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, सारे के सारे काम ही ख़राब हो जाएगा। तो पहली दफ़ा ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे तो उनको चौधरी साहब ने और काजी साहब ने रोक दिया और पूरे के पूरे सिस्टम ने मेक श्योर किया कि अब वो ये फैसले ना कर सकें और ट्रिब्यूनल्स ही फारिग कर दिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि काजी साहब का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा सामने सामने है। पीटीआई ने बड़ा क्लियर कहा कि आपने बल्ला छीना, आपने आरोज़ का हमें सुने बगैर इवन हम पर जुर्माना करने गए थे, वो केस आपने हमारे ख़िलाफ़ किया। या पेपर मिल्स का जो आपने हदैबिया पेपर मिल्स का जो आपने केस था वो आपने सुना। फिर आपने मरियम नवाज़ को महफूज करने वाला फ़ैसला भी आज आपने सुना दिया। तो ये काजी साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड था जिस पर तहरीक इंसाफ ने आज एतराज़ उठाया और बहुत सारे लोग ये कह भी रहे थे कि तहरीक इंसाफ एतराज़ उठाए, नहीं उठा रही, ये करे। हम भी इसमें राय देते रहते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने की, और वो आज आपने देखी होगी कि एतराज़ उठाने के बाद भी काजी साहब आगे से जो करते हैं वो मेरा ख्याल अब आप देख चुके हैं, आपको कोई उसमें कमी बेशी की ज़रूरत रह नहीं गई। अच्छा जी, अगली जो ख़बर आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने आज नोटिस जारी किए हैं सेक्रेटरी दिफा को, सेक्रेटरी दाखिला को और दूसरी अथॉरिटीज़ को, क्योंकि इमरान खान एक पटिशन लेकर गए थे जो पहले तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी एतराज़ लगाकर, फिर उसको इंटरटेन किया गया बाद में, और वो पटिशन ये थी कि कर्नल और मेजर साहब वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करते हैं,
अडयाला जेल के अंदर, किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। और आज आपको हमने बताना भी है कि आज इमरान खान साहब ने जो पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें थी, उस सिलसिले में भी आज बुलाया हुआ था लोगों को, लेकिन आज भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उस खबर पर लेटर ऑन बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो पिटीशन थी कि कर्नल और मेजर वहाँ पर सब कुछ जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनको रोका जाए, वो आज फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुनी और उस पर नोटिस जारी किए हैं तमाम पार्टीज़ को। अब देखते हैं आगे क्या बनता है, लेकिन ज़ाहिर है इन नोटिस के बाद देखते हैं कि क्या वहाँ पर कर्नल और मेजर को रोका जाता है वो, या वही सब कुछ वहाँ पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपको हम देंगे कि जो बिजली है वो इस कदर महंगी कर दी गई है कि खुदा की पनाह है। मीन दोबारा 8 रुपये 7 रुपये कुछ पैसे दोबारा से फ़ी यूनिट उसमें इजाफा कर दिया। ये एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं है, बल्कि ये दोबारा से बिजली जो है ये मुकम्मल तौर पर मीन उसका जो बेस रेट है उसको जब आप बढ़ा देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर ही महंगी हो जाती। मीन ऊपर टैक्स भी फिर ज़्यादा होते हैं, सब कुछ होता है। तो बिजली की कीमत ये जो 7 रुपये यूनिट बढ़ाई है, इसका इफेक्ट शायद कोई 12, 13, 14 रुपये ओवरऑल आएगा यूनिट का। मैंने आपको बताया था कि ये 100 रुपये को क्रॉस करेगा गर्मियों के दौरान या गर्मियों के एंड तक। मुझे लग रहा है ये उससे पहले ही क्रॉस कर देगा 100 को, या अब कर चुका होगा आज के इजाफे के बाद, मुझे जो लग रहा है, या कर जाएगा जल्द। 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी, 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। 100 यूनिट बिजली स्मार्ट के लिए आज से बिजली मुफ्त को बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें एक बड़ी दर्दनाक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और शायद कुछ बेहस लोग इसके ऊपर बेहसी दिखाएं या हंसें, लेकिन ये हालात बन गए हैं लोगों के। फैसलाबाद के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर को बिल आया, वो बिल इतना है कि वो शायद रिक्शा बेच के भी पूरा ना कर सके। बीच चौराहे उसने पूरे कपड़े उतारे, अपने आप को बरहना किया और नंगा होकर उसने एहतजाज किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्योंकि उसको लगता है उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। डरे उस वक्त से, मुझे खौफ आ रहा है ये कहते हुए कि जब आपके मुल्क की ख़वातीन को ये ना करना पड़ जाए, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे। आप जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर आप किसी सूरत दोबारा से रीथिंक नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आज फैसलाबाद के अंदर ये जो वाक़या हुआ, इस पर हमें भी बहुत अफसोस है, दुख है, तकलीफ़ है। ये वाक़या असल में वो रिक्शा ड्राइवर नंगा नहीं हुआ, पूरा निज़ाम जो नंगा है, या पूरे निज़ाम ने जो बेशर्मी ओढ़ रखी है उसको उस रिक्शा ड्राइवर ने जो है वो नंगा किया है। बहरहाल मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की कि वो मनाज़र हैं। आपको मैंने कोशिश की है ब्लर करके इसको दिखाने का मकसद कोई और नहीं, सिर्फ ये बेहिसी जो छाई हुई है इसके लिए, ताकि आप भी अगर आवाज़ उठा सकें, आप भी बात कर सकें तो बेहतर है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके लिए IMF ने ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी अपने असासे ज़ाहिर करे, ब्यूरोक्रेसी के, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि IMF कर्ज़ा देता है। वो चाहते हैं कि वो जो कर्ज़ा हम दें वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान ही लूट कर ना ले जाएं। तो उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी अपने जो है वो जो असासे है उनको डिक्लेयर करे। अब पंजाब गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेट से बताया, मरियम बीबी को, कि जी हमने तो असासे अपने डिक्लेयर नहीं करने। ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कैसे करें, जो बने हुए असासे, जो मैंने आपको बताया था कि हर तो हमारी लाडो रानियाँ तो आपने सुनी थी, ये जो राडो रानियाँ हैं हमारी, मीन सारी ब्यूरोक्रेट्स ने वो 30-30 लाख 50-50 लाख की घड़ी पहन रखी है। एक 30 लाख मैंने कह दिया, 50 से ही शुरू होती होगी। रोलेक्स रानियाँ, मैंने राडो रानियाँ कह दिया, राडो भी होता तो ठीक था। तो ये जो लाडो रानियाँ थीं, ये लाडो रानियों से हमारी अब रोलेक्स रानियाँ, और वो जो लाडले हैं, मेल हैं, वो पीछे हैं, वो तो पता नहीं क्या पहनते होंगे, वो ख़वातीन से भी आगे होंगे। तो ये जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुझे बताएं कहाँ से असासे डिक्लेयर करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं? जो असासे हैं वो किसी सूरत भी ट्रांसलेट ही नहीं होंगे इनटू देयर अर्निंग, जो एवरी ईयर है, या वेल्थ स्टेटमेंट है, या अर्निंग है। उनसे अगर कोई पूछ ले, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जितने भी असासे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कहें कि आइए जी बैठिए, आप हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, बताइए कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन से क्या कमाया था, आपने जो वहाँ पर 14-15 साल पढ़ाया उसके दौरान आपने ये असासे बनाए हैं, तो ये असासे इतनी मालियत के हैं, आपने घर भी चलाया होगा, उसका खर्चा आपका इतना होगा, तो बताइए वो पैसे कहाँ से आए? तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा डे 1 से लेके आखिर तक कि ये पैसा मैंने पूरा कमाया,
ये रसीदें हैं, ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं, और ये मैंने असासे ख़रीदे। अगर तो वो ट्रांसलेट होते हैं तो ठीक है, अगर वो ट्रांसलेट नहीं होते इसका मतलब मैंने रिश्वत से लिए, इसका मतलब है कि मैंने कोई ना कोई और काम किया है, कोई पुट्ठा काम किया जिससे वो असासे बने। तो अब उन्होंने तो ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया जी इनकार। लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचा दी है खर्चा करने की। मसलन 40 करोड़ रुपया, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 40 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कमिश्नर ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए। कमिश्नर ऑफिस जो है वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग पहले से बिल्डिंग ठीक ठाक है, लेकिन उसकी तज़ीनो आराइश के लिए 40 करोड़ रुपया लाहौर के कमिश्नर ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए लग रहा है। 69 करोड़, जी हाँ 69 करोड़ जो है वो मांगे थे CDA ने पार्लियामेंट लाजिस के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने शायद 1.25 अरब या 1.5 अरब रुपया, उन्होंने कहा इधर खुला माल है, 69 करोड़ क्यों मांगते हो, डबल पैसे लो। उन्होंने डबल से भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो CDA को जारी किए। ये मामला चल रहे हैं यहाँ पर, ये बातें चल रही हैं। इसी तरीके से अरबों रुपए से, जी हाँ अगली खबर आपको दे रहे हैं कि अरबों रुपए से अब DHA के फेज़ में लाहौर में कहते हैं कि GOR में घर कम पड़ गए हैं, और अरबों रुपए की लागत से अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो DHA का फेज़ है, शायद 5 है या शायद 8 है, उसमें अब घर बनाए जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स के लिए जिन पर अरबों रुपए खर्च आएंगे। और दूसरी तरफ 70 रुपये 75 रुपये जो है वो दूध महंगा कर दिया है। सैलरीड क्लास पर 70% तक टैक्स ले गए हैं, और रिक्शा ड्राइवर पूरे कपड़े उतार कर पूरा बरहना एक गरीब आदमी चौक के अंदर खड़ा अपनी बिपता आपको बता रहा है कि मैं आपका अपना बिजली का बिल जो है वो नहीं दे सकता। ये हालात जो है ये बने हुए हैं। अगली खबर आपके सामने आखिरी रखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज़म सवाती साहब एक लेकर गए थे पिटिशन कि जी सेनेट के अंदर इलेक्शंस के अंदर KP को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई, KPK को रिप्रेजेंटेशन दे, लेकिन उसको नहीं सुना गया। उसको कहा गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले ऊपर, फिर हम आपको सुनेंगे। मतलब इस टाइम KP जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है सेनेट के अंदर। उसी के लिए लेके गए थे वो कि सेनेट का जो है वो इलेक्शन करवाया जाए KP में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को फ़िलहाल नहीं सुना। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।